नमस्कार, स्वागत है आपका हताई विद भाईजी में। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और हमारे साथ भाईजी के इस कार्यक्रम में मौजूद है जितेश जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी, आज हमने सोचा कि एक नई फ्रेम है पीछे और सर से बातचीत करना सही रहेगा, मुनासिब समझा। इस फ्रेम के बारे में बताइएगा आप सभी। जी, ये नई फ्रेम है, हमने बनवाई है। ऑफिस में क्या कुछ काम चल रहा था, काम चल भी रहा है, लेकिन ऑफिस में रोज नए काम हो रहे हैं, रोज नया हो रहा है। डिस्टर्बेंस भी हो रहा है थोड़ा सा। जैसे राजनीति में रोज नया हो रहा है ना, कभी हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं, कभी सचिन पायलट कुछ कर रहे हैं, कभी राजकुमार रोत और ये सब लोग एक साथ आ रहे हैं, रविंद्र पार्टी, उमेदाराम बेनीवाल। ऐसे ही यहाँ अपन भी सब कुछ नया नया कर रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं। हम भी प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। सर, एम्प्लॉय को लेकर प्रयोग मत कर देना, और कुछ नहीं। नहीं, एम्प्लॉय को लेकर नहीं, सब अपने भाई हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे तरफ। जी। पहली बात हमारे तरफ मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉय कोई नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, हम सभी मालिक हैं यहाँ के। मनीष जी भी मालिक हैं और हमारे सहयोगी पीछे खड़े हैं, पवन जी वो भी मालिक हैं, लक्ष्मी जी हमारे कैमरे के पीछे अक्सर दिखाई देते हैं, सामने दिखाई देते, वो मालिक हैं हमारे। जी, सब मालिक हैं। सर, अब लौटते हैं हमारे विषय पर। राजस्थान में कल एक तस्वीर देखने को मिली जहां भाजपा के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर ईद अजम पर मौजूद थे। हनुमान बेनीवाल ने पत्र लिखा है अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को, जो एसआई भर्ती थी, जो लगातार उसको लेकर एसओजी कार्रवाई कर रही है, दबोच रही है ट्रेनी एसआई को। तो उन पर बातचीत करेंगे। राजकुमार रोत 2-3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बात करेंगे, जो कि भाजपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल भाजपा के कार्यक्रम में नजर आते हैं। कैसे देखते हैं? भाजपा का नहीं कार्यक्रम था, मैं आपको बता दूं, वो कार्यक्रम था नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। राज्यपाल जो हैं, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता थे ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम में राज्यपाल नियुक्त किया है उनको। तो उनका वो राजस्थान से जुड़ाव रहा है, पहले संगठन मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई जो राज्य थे उनके बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के भी दावेदार थे। हाँ, मुख्यमंत्री के भी दावेदार उनको माना जाता था, कई बार माना जाता था। पहले वसुंधरा राजे से अदावत थी, लेकिन इन दिनों खास दोस्ती है पिछले 5-7 साल 10 साल में। और कल जो कार्यक्रम था तो उनका, लेकिन उसके पीछे जो थी कार्यक्रम की असली हीरोइन वसुंधरा राजे थी। अच्छा। मतलब जो कार्यक्रम का पीछे जिसने कराया वो वसुंधरा राजे थी, उनके लोग थे, सारे आयोजन कमेटी में उनके लोग थे। तो बेसिकली ये कार्यक्रम तो सम्मान समारोह का था, लेकिन ये पॉलिटिकल कार्यक्रम था। लेकिन सर, मंच का संचालन राजेंद्र राठौड़ कर रहे थे। मंच का संचालन राजेंद्र राठौड़ कर रहे थे, और जो लोग बर्फ में लगे हुए थे, जो कहीं है नहीं अब राजनीति में, वो उस कार्यक्रम में एक्टिव दिखे, जो बीजेपी कार्यालय जाते नहीं है, वो उस कार्यक्रम में दिखे। वसुंधरा राजे के आसपास के, जो रामचरण बोरा है, जो वसुंधरा राजे के आसपास के लोग हैं, यूनिस खान दिखे, निर्दलीय विधायक हैं, रविंद्र सिंह भाटी मुझे पहली बार ऐसे कार्यक्रम में दिखाई दिए, और वो सेकंड रो में बैठे हैं। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ रविंद्र भाटी की, हम इसमें एडिट करके बता देंगे। तो रविंद्र भाटी इस कार्यक्रम में दिखाई दिए। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा रविंद्र भाटी ने। बीजेपी का एक तरह से कार्यक्रम था, क्योंकि इनडायरेक्टली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे थे, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे वहाँ पे थी, दिया कुमारी वहाँ थी उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा वहाँ पे थे। तो सब लोग वहाँ पे थे उस कार्यक्रम में पूरा और सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम की खास बात ये थी कि सम्मान कम, और ऐसा लगा कि कार्यक्रम में पॉलिटिकल तीर ज़्यादा चले। मतलब सटायर जो थे ना, पूरा कार्यक्रम में पॉलिटिकल सटायर थे, कोई किस पे सटायर मार रहा था, कोई किस पे मार रहा था, कौन किस पे मार रहा था। आगे मनीष उस बारे में बात करेंगे। तो मनीष, बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम था। मैंने लंबे समय बाद कोई कार्यक्रम को कवर करने स्वयं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको एडजस्ट संभालना। लेकिन सर, फिर भी हम हमारी मोस्टली 2 कैमरामैन वहाँ मौजूद थे, हमारी पूरी टीम मौजूद थे वहाँ। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था सुबह ही कि भैया पॉलिटिकल सटायर होंगे वहाँ पे, इसलिए हमारी पूरी टीम वहाँ पे थी। मैं खुद स्वयं वहाँ पे गया, और सटायर भी बताइए कैसे कैसे थे। बताओ मनीष, क्या थे? आमरस की बात हो रही थी, खुराफाती होने की बात हो रही थी, दिन और रात की बात हो रही थी। देखिए, बहुत सारे आमरस के बारे में तो घनश्याम तिवारी ने कहा कि वसुंधरा राजे के और मेरे जो रिश्ते आमरस की तरह, खट्टे और कुछ मीठे। फिर वसुंधरा राजे ने पलटवार कर दिया कि अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं इनडायरेक्टली। तो कुल मिला के हंसी मजाक में सटायर चल रहे थे। वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ को बोल रही थी तुम हाथ छोड़ देते हो। हाँ, उन्होंने बोला कि आप छोड़ देते हो, बीच में छोड़ देते हो।
मतलब बुरे समय में आदमी के साथ रहना चाहिए, इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रही थी कि वसुंधरा राजे ठाके लगा रहे थे राजेंद्र राठौड़ भी। तो वो तो राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं। तो राजनीति में अगर कोई आपके व्यंग भी कस रहा है तो हमेशा हंसना चाहिए, ये राजनीति का पहला उसूल है जो देखने को मिला था। If someone is pulling your legs, so that time you have to be laugh. तुम्हें हंसना पड़ेगा, जब भी राजनीति, अच्छी राजनीति को उसी को कहते हैं। तो जब कोई आपके टांग खींच रहा हो, जब भी आप हंसो, तो राजनीतिक व्यक्ति को कभी ऐसा दिखाना नहीं होता कि मैं दुखी हो गया किसी की टांग खींच। तो राजेंद्र राठौड़ टाइके मारे थे, हंस रहे थे। हर किसी का दिन होता है राजनीति और में। बताइए वो मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, ओम प्रकाश माथुर, उनकी कहा जाता है कि पाली की, वो दोनों पाली के रहने वाले हैं। पाली की सियासत में उनकी अदावत रही है एक समय। तो ओम प्रकाश अदावत रही है आपस में? हाँ, एक समय रही है अदावत, एक समय दोस्ती भी थी, एक समय अदावत भी थी। तो वो ओम प्रकाश माथुर ने भी उनको क्या कहा, बताइए मनीष? कि ये इनकी हाइट छोटी है लेकिन ये खुराफाती है। खुराफाती तक कह दिया, आप सोचिए। और एक दूसरे पे सटायर इतने ज़्यादा चल रहे थे कि मदन राठौड़ ने किस्सा बताया कि हमने इनको संघ के एक कार्यक्रम में घोड़े पे बैठा दिया, जब तो आज तक घोड़ी पे नहीं बैठ पाई है, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ओम माथुर के लिए कह रहे थे जी। तो ओम माथुर ने आके बताया किस्सा ये नहीं था, किस्सा ये था। तो एक दूसरे की टांग खिंचाई बड़ी जबरदस्त चल रही थी वहां पर, और नेता मजे भी खूब ले रहे थे, कोई बुरा नहीं मान रहा था। वसुंधरा राजे ने क्या बोला बताओ? भजनलाल शर्मा के लिए इनडायरेक्टली क्या बोला बताओ? आप बताओ मनीष। उन्होंने कहा था कि पीतल हाथ में लग जाता है। नहीं, पीतल की लौंग जो होती है, वो अगर सराफा बनने की कोशिश करे, पीतल की लौंग हाथ लग जाती है तो हर कोई सराफा बनने की कोशिश करता है। पीतल की लौंग अगर हाथ लग जाती है तो सराफा बनने की कोशिश की जाती है। इंसान को जमीन पे रहना चाहिए, वसुंधरा राजे ने कहा। तो पीतल की लौंग कौन थी? उन्होंने ये भी कहा है कि चाहत भले ही आप आसमान छूने की रखो, लेकिन आपके जो पाँव हैं वो जमीन पर होने चाहिए। वो किसके लिए कह रही थी? वहाँ पीतल की लौंग किसको मिली? कौन सराफा है? मतलब पीतल की लौंग मतलब किसी को छोटी सी चीज़ मिल जाती है, मतलब आपको छोटा सा कोई मनीष मान लीजिए, आपको कोई छोटा सा सोना मिल जाए, पीतल की लौंग मिल जाए, और आप अपने आप को ज्वेलर समझने लग जाओ बड़े, तो वो किसके लिए कह रही थी? किसकी तरह? सर आज तो आप बता पाओगे भली भांति। नहीं, वो सीधा सीधा इशारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कर रही थी, क्योंकि वो आम कार्यकर्ता से निकल के मुख्यमंत्री बने और उनको एकदम से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो सीधा इशारा ये कर रही थी कि भजनलाल शर्मा एक पीतल की लौंग थी, और वो पीतल की लौंग ही है ना। वो अपने आप को मालिक नहीं समझे, सब कुछ वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा व्यक्ति जो था वो वहाँ भजनलाल शर्मा ही थे। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा वो किस पे कर रही थी? वो नरेंद्र मोदी पे तो नहीं कर रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पीतल की लौंग थी नहीं। नरेंद्र मोदी तो पहले ही मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने। तो पीतल की लौंग तो उनको ही कह रही थी, और किसको कहेगी? सर, तो आपने भी शुरुआत में कहा था कि उनके तमाम नेता मौजूद थे। रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है। आपने ये भी कहा कि चुनाव उनकी वजह से भाजपा के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा, कैलाश चौधरी को, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वो तीसरे स्थान पर रह गए। उसके साथ यूनुस खान थे और भी रामचंद्र बोहरा थे, आपने कहा। तो ये तमाम जो नेता भाजपा के इस कार्यक्रम में दिखे, कुल मिला के इस कार्यक्रम के अंदर वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ये बेसिकली एक शो था वसुंधरा राजे का, जिसके पीछे छुपे हुए थे ओम प्रकाश माथुर। मतलब ओम प्रकाश माथुर एक चेहरा था, शो असली वसुंधरा राजे का था। उनकी ताकत थी, उनके लोग थे, उनके लोग ही कार्यक्रम में लग रहे थे। ऐसा सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे, आपने देखा नहीं कि वसुंधरा राजे के नारे भी लग रहे थे, लेकिन नारे वहां पर वसुंधरा के साथ साथ भजनलाल शर्मा के भी लगे। ऐसी बात नहीं है। राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल। कुछ लोग भजनलाल शर्मा के वहाँ, तो ऐसा नहीं कि भजनलाल भी अपने आप में ग्रिप कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सोच ले कि भजनलाल कल का, ऐसे बात नहीं। भजनलाल एक अच्छे नेता हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप में, हालांकि कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार नेता है। भजनलाल एक अच्छे नेता है। वो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन उनसे नहीं संभल पा रहा हो, लेकिन वो पूरे खराब हैं। और वसुंधरा राजे के कहने पे खराब, वो कौन सी अच्छी थी? वो आज कह रही है कि धरातल पे रहना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थी तो धरातल पे वो कहाँ थी वसुंधरा राजे? मुझे वसुंधरा राजे का एक बयान अच्छा लगा, और होना चाहिए था इंसान को धरातल पर, लेकिन वो जब खुद मुख्यमंत्री थी धरातल पे थी क्या मनीष? वो तो खुद ही हवा में थी। ये तो मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूँ। हिंदू मंदिर वसुंधरा राज में टूटे, तुष्टीकरण वसुंधरा राज में हुआ। ये बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो वसुंधरा राजे खुद धरातल पे, तो भजनलाल शर्मा को धरातल पे रखने की बात करी है।
भजनलाल शर्मा सहज और सरल नेता है। सर सतीश पूनिया नजर नहीं आए वहां पर। सतीश पूनिया की ओम प्रकाश माथुर वसुंधरा राजे दोनों से नहीं बनती, कहाँ से नजर आएंगे? मैंने कहा ना पूरा ग्रुप वसुंधरा राजे का था वहाँ। अच्छा, ये कारण रहा कि सतीश पूनिया कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया उस ग्रुप के नहीं है, इसलिए नजर नहीं आया। उस ग्रुप का कोई भी नहीं था। सर आज पत्र लिखा है हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को, ये जो एसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें जिस प्रकार से पेपर बाहर आए, ट्रेनी एसआई को 3 दर्जन एसआई को पकड़ लिया गया है, ट्रेनी एसआई को, और मेंबर लगातार पकड़े जा रहे हैं। रायका पकड़े गए। हाँ, रायका पकड़े गए, बड़ी बात है। रायका जो पकड़े गए वो वसुंधरा राजे के समय में उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था, रायका को। और भजनलाल सरकार की एक अच्छी कार्रवाई है, रायका को पकड़ा है। लेकिन भजनलाल सरकार से सवाल ये है कि आपने अपनी सरकार के दौरान जो आरपीएससी मेंबर बताए थे रायका, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट पे आप विपक्ष में रहते हुए आरोप लगा रहे थे, वहां बहुत सारे सदस्य जो थे आरपीएससी के उन्हीं को छोड़ दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा को क्यों छोड़ दिया। सोशल मीडिया पे युवा लिख रहे हैं। एक जो अधिकारी थे आईएएस अधिकारी जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी रहे थे, उनकी पत्नी भी उसमें थी मेंबर, उनको क्यों फ्री कर दिया? वो भी ईओआरओ की जो पेपर लीक हुए थे उस पर उन पे आरोप लग रहे थे, उनको क्यों छोड़ दिया? लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे में सही, जीरे जैसी कार्रवाई मान लें, लेकिन कार्रवाई अच्छी है। हालांकि मगरमच्छ के दावे किए गए, मगरमच्छ तो नहीं पकड़ में आया अभी तक। छोटी मछली क्या पकड़े जा सकते हैं मगरमच्छ? मगरमच्छ पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे मैं तो दावा नहीं कर सकता, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मगरमच्छ पकड़े जाने चाहिए। ये युवाओं का सवाल है। युवा आज राजस्थान की सरकार से टकटकी निगाहें लगाकर आस लगाकर बैठा है कि ये मगरमच्छ पकड़ में आएंगे। ये जो असली, मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार को अगर भजनलाल जी को काम करना है, सरकार को, सिस्टम को, बीजेपी की सरकार को काम करना है, तो काम ये करना चाहिए कि ओएमआर शीट जो होती है वो सब ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर आपने कोई पेपर दिया है तो उसकी पूरी ऑनलाइन, आपके जो आपने लिखा है वो ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। आपने कोई एग्ज़ाम के बाद आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। क्या साठ गांठ करके रिश्तेदारों को, नातेदारों को आपने अधिकारी बना लिया? गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, वो किसान बाप होता है, वो कैसे खेती करके अपने हाथ घिस कर, अपने पूरी रात 24 घंटे खड़ा होकर खेती करता है, 2 पैसे कमाता है और बेटे को पढ़ने भेजता है, और जैसे जैसे करके कोचिंग करता है बेटा, और सालों मेहनत करके मेहनत खराब हो जाती है जब ऐसे भ्रष्टाचारियों के लोग यहाँ पर, भ्रष्टाचारियों के बेटे, अगर नेताओं के बेटे इस सिस्टम के अंदर अधिकारी बन जाते। शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकारों को, सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, और ऐसा सिस्टम चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं होगा तो मनीष, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में राजस्थान में युवा बड़ा आंदोलन करेंगे, ये आप देख लेना। क्योंकि अगर ये सिस्टम यूं ही चलता रहा, बेचारा गरीब जिसने 2-3 साल मेहनत करके पेपर क्लियर किया हो और एसआई भर्ती में वो आ गया हो, और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो भ्रष्टाचारी। अब बताओ, पेपर लीक हुआ मान लीजिए एसआई का, तो पेपर लीक में मान लो 100 लोगों को पेपर मिला, लेकिन 100 में से जो 200 लोग रियल में पढ़ाई करके गए थे, अब वो तो फंस गए बेचारे। वो उनको एसआई को क्यों हटा रहे हो? कुछ लोग कह रहे पेपर रद्द कर दो। अरे भाई रद्द कर दो, जिन्होंने नहीं, मतलब जो ईमानदारी से आए वो तो बेचारे मर गए ना उसमें, दोनों तरफ मर रहे हैं। अगर सरकार पेपर लीक वाला एसआई का पेपर मान लो रद्द कर देती है, जो रियलिस्टिक में मेहनत करके आए वो मर जाएंगे, और पेपर लीक नहीं करती जो भ्रष्टाचारी है वो मर जाए, तो दोनों तरफ सरकार का मरना है। इसलिए इतनी जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए कि रद्द कर दो पेपर। लेकिन ईओआरओ का भी कुछ बड़ी मछलियां पकड़ी जानी चाहिए। ईओआरओ में युवा बड़ा हताश है, परेशान है, और ईओआरओ जो पेपर लीक हुआ उसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। पता नहीं क्यों एसओजी के हाथ खींच रखे हैं, हालांकि एसओजी अच्छी कार्रवाई कर रही है, भजनलाल सरकार लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन बड़ी मगरमच्छ पकड़े जाने चाहिए जल्द से जल्द। सर, राजकुमार रोत को लेकर सवाल पूछता हूं आपसे। 2 दिन पहले उमेदराम बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत, तीनों नेता साथ में नजर आते हैं। सीओ विधानसभा क्षेत्र के एक रामसर गांव में आदिवासियों का प्रोग्राम था, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस था। इस मौके पर तीनों नेता मौजूद थे, तो कुछ सियासी समीकरण कुछ बदल सकते हैं। राजकुमार रोत एक बड़े उभरते हुए सितारे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के प्रभारी भी कह गए, जो राधा मोहन दास अग्रवाल, उभरते हुए सितारे हैं। और मतलब आने वाले टाइम में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल है। बीएपी पार्टी सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्होंने वहाँ तो ट्राइबल बेल्ट में धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं,
धीरे धीरे अगर ये पूर्वी राजस्थान में आ गए, आने वाले समय में किरोड़ी बाबा के गढ़ में, सचिन पायलट के गढ़ में तो तीसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी। आप सोचिए, अगर 15-20 सीटें ले आए तो उस दिन यहाँ राजस्थान में त्रिशंकु सरकार बनेगी। अब तो बन रही है तीसरी पार्टी लगातार। तो ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों वोट बैंक जा रहे हैं। कांग्रेस भी सोच रही है हम तो, अब डोटासरा का एक वीडियो देख रहा था, अलायंस में लड़ लेंगे, उनके विचार ये चल रहे हैं। नहीं, अभी तो सर उन्होंने कहा है कि अभी हाल फिलहाल तो आलाकमान तय करेगा, लेकिन अभी तक हम पर उनका विचार ये लड़ेंगे है अलायंस में अगर लड़ते हैं। मुझे बताइए, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे कहा, कद्दावर नेता ने, कि नाम नहीं बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नुकसान किया है लोकसभा सीट चुनाव के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा के। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी के सामने बात रखी, अगर हम कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, चले हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मूल जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो तो बाप में खिसक गया ना। अब तो खिसक गया। अब तो कोई भी जो कांग्रेस का वोट बैंक था आदिवासी का, वो आप में चला गया है। अब उनको विकल्प मिल गया है, अब कुछ नहीं बचा कांग्रेस पार्टी। सर उस नेता का नाम बता सकते हैं आप? नहीं, मैं वो व्यक्तिगत बात थी इसलिए मैं बता नहीं सकता जी। लेकिन वो राजस्थान के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सोनिया गांधी के सामने ये बात रखी। आप सोचिए कि उन्होंने सही बात रखी। उन्होंने कहा ये जो पार्टी है उसमें कई उन्होंने बातें बताई, वो मैं नहीं बता सकता कैमरे पे, कि ये पार्टी आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक पार्टी है दोनों दलों के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए और आम जन के लिए भी। उन्होंने कहा वो नक्सली उन्होंने कहा नक्सली जो मूवमेंट चल रहा है उससे निकली हुई पार्टी। मुझे तो उन्होंने ये दावा किया, पर हालांकि मैं अपन नहीं बोल रही बात, हम तो दावा नहीं करते, हम तो बीजेपी पार्टी अच्छी लगती है, अपन क्यों बोले, पत्रकार है हम तो पत्रकार की तरह बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी तो हमारे तो आते रहते हैं, एमएलए सब अच्छे हैं। थावरचंद जी आगे गए थे। हाँ, थावरचंद जी आगे, राजकुमार जी हमारे बात करते हैं। हाँ जी बताइए मनीष। सर के साथ बातचीत करने में काफ़ी मज़ा आता है। हालांकि रोज़ हम अभिषेक जी के साथ बातचीत करते हैं, अभिषेक जी सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ, चर्चा करते हैं, लेकिन सर तो पूरे मतलब जैसे कि अंदर खाने की जो खबर चल रही होती है वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, मज़ा आता है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, गोंस डोटासरा विजिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सलूम्बर पहुँचते हैं, झुंझुनू पहुँचते हैं, 84 पहुँचते हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, और वहीं भाजपा के प्रभारी भी पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम डोटासरा बता दें, मजबूत होते तो चुनाव लड़ लेते ना। मजबूत होते तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या होती? लोकसभा में अलायंस करने की आवश्यकता क्या होती? अगर मजबूत है तो चुनाव लड़ लें 84 में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने सामने जी। वो मैं कल वीडियो देख रहा था, वो तो पूछ रहे थे कि हमने तो उस समय पूछा था, अभी पूछ रहा हूँ मैं। आई एम टू मच श्योर कि 84 में अलायंस से ही कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। अगर नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। सर एक ये भी चल रही है कि चर्चा कि सलूम्बर में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दे बीजेपी, और 84 में कांग्रेस पार्टी समर्थन दे दे बीजेपी के साथ। सलूम्बर में एक समस्या, एक सीट आ सकती है बीजेपी की, जो मुझे लगती है वर्तमान में जो सीट सीधी निकलती हुई नजर आ रही है, और तो सब टफ कंटेस्ट है। तो सलूम्बर एक ऐसी सीट है बीजेपी निकाल सकती है। अगर अमृतलाल मीणा के परिवार में एक इशू है, अमृतलाल मीणा के बेटे को अगर टिकट देते हैं तो निकाल सकती है, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर और, लेकिन उनके परिवार में बेटा भी मांग रहा है और भाई भी मांग रहा है टिकट, तो बड़ा इशू परिवार में फूट है। तब तो परिवार में एकजुट हो गए, एक टिकट दी तो शायद निकल जाए। सर आपने कहा कि सलूम्बर में एक चांस बन सकता है, लेकिन खींवसर में बनेगा नहीं बनेगा सर, क्योंकि वो भी काफी हॉट सीट है, टफ बहुत। खींवसर में हनुमान बेनीवाल इज वेरी पावरफुल लीडर, और अब थोड़ा पावर बढ़ी है हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो चाहते हैं कांग्रेस चुनाव लड़े और ट्रायंगल में जीतते हैं, उनकी खुद की गणित है ट्रायंगल वाली। हनुमान बेनीवाल को पता है उनको कैसे चुनाव जीतना है, इसलिए पहले से वो बयान देने लग गए थे डोटासरा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। उनको तो पता है कांग्रेस से अलायंस करके तो चुनाव हार जाएंगे, वो त्रिकोणीय श्रृंखला में वो जीतते हैं हनुमान बेनीवाल। फायदा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आ रही है। त्रिकोणीय जैसे ही चुनाव होगा ना, हनुमान बेनीवाल जैसे लगेगा कि भाई जाटों को लगेगा अरे हनुमान बेनीवाल चुनाव, जाट नेता चुनाव हार जाएगा, जाट नेता, तो जैसे ही जाट नेता का चुनाव हारने का लगेगा ना वहाँ की जनता को, तो वो सारे ना सिंपैथी फैक्टर हनुमान बेनीवाल के पक्ष में। सर वहाँ पे ऐसा कहते हैं, मुझे मैं बताऊं जो मैं समझ पाया, मनीष तो वहीं के रहने वाले, मैं ये समझ पाया खींवसर में हनुमान बेनीवाल फिक्स वोट बैंक है। उसका जो फिक्स वोट बैंक है हनुमान बेनीवाल जी का, वो वोट बैंक उनको मिलता है, थोड़ा कुछ नाराज भी रहते हैं, लेकिन लास्ट में उनको लगता है कि हार रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी, तो सारे एक साथ आ जाते हैं। वहाँ सर एक को मतलब एकता करने को वहाँ पे बोलते हैं कि एक को कर लियो, मतलब एक को यानी कि एकता कर एक तरफ, तो एक को कर लियो मन तो ये लाग सी, एक को कर ले सी। तो मजा आ रहा है सर के साथ बातचीत करने में, और भी बातचीत होगी सर से।
तो बने रहिए भारत अवतार के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अंदर की खबरें हम आपको बताते रहेंगे, अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए भारत अवतार के साथ। राम राम। राम राम।